फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 4 लेके आई हूँ और ये पार्ट 4 जो है क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक, इतिहास की बुक, उसका चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार। ये चैप्टर का टाइटल है, चैप्टर का नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। चैप्टर नंबर 4 है, अध्याय 4। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है और उसका मैंने 3 पार्ट, सबसे लंबा चैप्टर यही है आपके बुक में, तो इसके 4 पार्ट बने और मैंने 3 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए हैं। जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा लॉन्ग हो गया क्योंकि चैप्टर भी काफ़ी लॉन्ग है और डिटेल में मैंने आपको अच्छे से समझाया जो मेन सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। जिन लोगों ने थर्ड पार्ट तक नहीं देखा वो पहले वो देख के आए, फिर 4th पार्ट देखिएगा, जब आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा और समझ भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद एनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब जो हमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है वो आता है अर्थव्यवस्था, कृषि या शहरीकरण और वाणिज्य। तो इसका मतलब क्या है, जो हम अब पढ़ेंगे वो अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे या फिर कृषि के बारे में पढ़ेंगे और शहरीकरण। ये अलग अलग टॉपिक हैं सब, ये हमें इस पार्ट में पढ़ने हैं आगे जो हमारे बचे हुए हैं। अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण या फिर व्यापार, तो इस सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कृषि के बारे में पढ़ते हैं अब। तो क्या हुआ था कृषि में, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, नए जीते गए क्षेत्रों में बसे लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। तो क्या हुआ कि जो नए जीते गए क्षेत्र थे वहाँ पर लोगों का प्रमुख व्यापार क्या था, व्यवसाय क्या था, कृषि था। ज़्यादातर लोग सब कृषि ही करते थे और उसी से अपना जीवन गुजारते थे। ज़मीन के मालिक छोटे और बड़े किसान थे, कहीं कहीं राज्य भी था। क्या था कि जो ज़मीन के मालिक थे वो या तो छोटे किसान होते थे या तो बड़े किसान होते, और कहीं कहीं राज्य भी था, मतलब कहीं कहीं जो है शासन भी था। इराक और ईरान में ज़मीन काफ़ी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी, खेती किसान करते थे। जो इराक और ईरान है राज्य, वहाँ पर जो है वहाँ पर जो ज़मीन है वो काफ़ी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी और किसान और खेती का कार्य जो है वहाँ पर किसान करते थे। जो भूमि संपत्ति इस्लामी विजय के बाद मालिकों द्वारा छोड़ दी गई थी, वह राज्य द्वारा अपने हाथ में ले ली गई। क्या हुआ था, जो भूमि जो है इस्लाम की जो लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई, जीत गए, सब ख़त्म हो गए, तो उसके बाद जो भी भूमि थी, जो भी ज़मीन थी, जो भी संपत्ति बची थी, वो मालिकों द्वारा तो छोड़ दी गई थी। तो क्या हुआ, जब उनके द्वारा छोड़ दी गई तो राज्य ने अपने हाथ में ले ली वो ज़मीन। राज्य ने, शासन ने, सत्ता ने वो अपने हाथ में ले ली ज़मीन। फिर उससे क्या हुआ, हाथ में ले ली गई थी, साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों को दे दी गई। फिर उन्होंने जो साम्राज्य के जो विशिष्ट वर्ग के मुसलमान थे उनको दे दी गई, जैसे कि विशेष रूप से खलीफा के जो परिवार थे उनके सदस्यों को वो ज़मीन दे दी गई थी। कृषि भूमि का नियंत्रण राज्य के हाथ में, तो जो कृषि वाली जो भूमि थी, ज़मीन थी, उसका नियंत्रण जो है वो राज्य के हाथ में होता था। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर ये वाला पॉइंट, अरबों द्वारा जीती गई भूमि जो मालिक के हाथ में थी, जो अरबों द्वारा जो भूमि जीती गई थी वो जो मालिक के हाथ में थी, उस पर खराज टैक्स लगता था। तो उस पर क्या लगता था, जो भूमि जीती गई थी और वो मालिक के हाथ में थी, अरबों द्वारा जो जीती गई भूमि थी वो मालिकों के हाथ में थी, तो उस पर क्या लगता था, टैक्स लगता था, खराज लगता था। खराज कैसे, जैसे पैदावार के आधे से लेकर 5वें हिस्से तक, मतलब 5वें हिस्से तक उनको टैक्स देना पड़ता था। जैसे कि किसी ने 100 किलो उसकी खेती हुई है तो उसका जो है 5वां हिस्सा 20 जो आएगा वो उसको टैक्स देना पड़ता था, 20 किलो का। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे 100 किलो की खेती हुई है तो उसका 5वां हिस्सा 20 किलो हो जाएगा, वो उसको देना पड़ता था टैक्स के रूप में, खराज। अब क्या हुआ, मुसलमानों के ज़मीन पर खेती की फसल का 10वां भाग टैक्स लिया जाता था। मुसलमानों से क्या किया जाता था, खेती की जो फसल थी उसका 10वां भाग, मतलब कि जैसे 100 किलो है तो उनको जो है सिर्फ 10 किलो देना पड़ता था। तो उनका तो मुसलमानों का फ़ायदा हो रहा था इसमें, अब उनको कम टैक्स देना पड़ रहा था। इससे क्या हुआ, जो गैर मुस्लिम थे उनको कम टैक्स देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे। तो क्या हुआ, मुसलमानों का फ़ायदा हो रहा था, और जो गैर मुस्लिम थे, मतलब जो मुसलमान नहीं थे, मुसलमानों से अलग, मतलब हिंदू हो और अन्य किसी धर्म का हो,
उनको जो है टैक्स देने, वो सोचने लगे कि भाई मुसलमानों का तो फ़ायदा हो रहा है, तो वो मुसलमान बनने लगे, अपना धर्म परिवर्तन करने लगे वो, क्योंकि उनका वो ये सोचने लगे मुस्लिम बनने से हमें फ़ायदा होगा और टैक्स हमें कम देना पड़ेगा। तो इससे टैक्स का नुकसान होने लगा। क्या होने लगा? जो टैक्स था उसका नुकसान होने लगा, सत्ता का नुकसान होने लगा। इससे सभी लोग मुस्लिम बनने लगे तो उनका टैक्स में नुकसान हो रहा था। खलीफा ने कर की एक समान नीति बनाई। तो क्या करा खलीफा ने? जो टैक्स था उसकी पहले तो अलग अलग थी, अब सबका एक जैसा कर दिया कि भाई जो कोई मुस्लिम हो, कैसा भी हो, किसी भी धर्म का, सबको एक समान टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा था। इस वजह से उन्होंने एक समान नीति बना दी कर की। तो फ्रेंड्स अब आगे देखिए, यहाँ पर हमें पढ़ना है, राज्य ने बहुत से क्षेत्रों में खासकर नील घाटी में सिंचाई के लिए बांध, नहर, कुएं का निर्माण कराया। तो क्या हुआ? राज्य ने क्या करा? जो बहुत से क्षेत्र थे, खासकर जो नील घाटी के क्षेत्र थे, वहाँ पर क्या करा? सिंचाई करवाने के लिए बांध का, डैम्स का और नहर का, कुएं का, इन सब का निर्माण कराया। बांध बनवाए, नहरें बनवाई, कुएं बनवाए, इन सब चीज़ों को लाया। क्यों करा राज्य ने ऐसा? क्योंकि उन्होंने सिंचाई अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, तो उनको टैक्स भी अच्छा मिलेगा। तो टैक्स बढ़ाने के लिए, टैक्स अच्छा पाने के लिए उन्होंने इन सब चीज़ों का निर्माण किया। राज्य ने उन्हें खेती में रियायत दी, जो पहली बार ज़मीन को खेती के काम में लाते थे। इससे खेती का योग्य भूमि में विस्तार हुआ। तो क्या हुआ था? जो राज्य है उन्होंने जो खेती में रियायत दी। खेती में किसको रियायत दी? जो पहली बार अपनी ज़मीन पर खेती करते थे ना, उनको रियायत मिली। जैसे कि कोई ज़मीन है, ये मान लीजिए ये ज़मीन है, तो ये है जेड ज़मीन। अब इस ज़मीन पे कोई पहली बार खेती कर रहा है, तो यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे। इससे पहले यहाँ पर कभी खेती हुई नहीं, यहाँ पर पेड़ पौधे सारी चीज़ें होंगी, पेड़ पौधे, और वो उसको कटवाना पड़ेगा, उसको काफ़ी, मतलब उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसको इसी वजह से इससे पहले उस पर कभी ज़मीन पर खेती हुई नहीं, वही स्टार्ट करेगा सबसे पहली बार, तो वही सारा काम करवाएगा। तो इसलिए जो फर्स्ट टाइम ज़मीन पर खेती करता था, खेती के काबिल बनाता था, तो उसको जो है उसको जो है टैक्स में रियायत मिलने लगी। खेती में रियायत दी, उसको खेती में रियायत दी। सॉरी, टैक्स में नहीं, राज्य ने उन्हें खेती में रियायत दी, जो पहली बार ज़मीन के काम पर जो ज़मीन पर खेती के काम लाते थे। इससे खेती योग्य भूमि में विस्तार हुआ। तो क्या हुआ? ज़्यादातर लोग फिर यही सोचने लगे कि उसको खेती में रियायत दी जा रही है, तो ज़्यादातर लोग अपनी नई नई ज़मीनें लेके, जो पहले जिस पे कभी भी खेती नहीं हुई थी, ऐसी ज़मीन लेके उसको खेती के योग्य बना देते, तो उनको भी रियायतें मिलने लगी। तो इससे खेती योग्य भूमि में विस्तार होने लगा। नई नई फसल जैसे कि कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक, बैगन की खेती, इन सब चीज़ों की खेती की जाती थी। पालक की, बैगन की, तरबूज की, केले की, संतरे की और कपास की, इन सब चीज़ों की खेती की जाती थी। इन सब खेतों की बैगन की खेती की गई, इन सब चीज़ों की खेती की गई, और यूरोप को उनका निर्यात किया गया। तो यूरोप को, मतलब यूरोप में जो है, यूरोपीय कंट्रीज़ में, वहाँ पर इनका निर्यात होने लगा। वहाँ पर जाती थी ये सब, खेती होने के बाद यूरोप में जाने लगा सामान। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब हमारा टॉपिक आया शहरीकरण। अब हम शहरीकरण के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने आपको बता चुके हूँ कि कृषि के बारे में हमने समझा, पढ़ा। अब हम आते हैं शहरीकरण पे। तो शहरीकरण में क्या होता है देखते हैं। जैसे जैसे शहरों की संख्या तेज़ी से बढ़ी, वैसे ही इस्लामी सभ्यता भी फली फूली। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही थी तेज़ी से शहरों की, वैसे ही इस्लामी सभ्यता भी फली फूली। नए शहरों की स्थापना हुई। इनका उद्देश्य क्या था कि अरब के जो सैनिक थे उनका झुंड बसाना था। अरब के जो सैनिक थे उनका झुंड, उनका ग्रुप बसाना, इनका मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि अरब के सैनिकों का झुंड बसाना था। जो फौजी शहर होते हैं वो कैसे होते हैं? फौजी शहर या तो मिस्र को कह लीजिए, मिस्र एक फौजी शहर कहलाता है। कुफा, बसरा या फुस्तात, ये सब जो हैं, ये सब फौजी शहर कहलाते हैं। बगदाद की जो जनसंख्या थी वो 1 लाख तक पहुंच गई। बगदाद की जनसंख्या 1 लाख तक पहुंच गई थी। दमिश्क, इस्फहान,
दमिश्क, इस्फहान, समरकंद जैसे शहरों का विकास हुआ। इन सब शहरों का, दमिश्क का, इस्फहान का, इन सब शहरों का जो है विकास होने। तो अब यहाँ पर एक शहर दूसरे शहर से जुड़ा और कारोबार जो है उसमें बढ़ोतरी आई, वो कारोबार बढ़ने लगा। एक शहर दूसरे जो शहर से जुड़ा तो फिर कारोबार इनका बढ़ा। और शहर के केंद्र में दो भवन समूह थे। जो शहर का केंद्र था उसमें क्या थे? दो भवन समूह थे। एक तो था मस्जिद और दूसरा था मंडी। तो जो शहर का केंद्र था उसमें दो भवन समूह थे। मस्जिद में क्या होता था? सामूहिक नमाज होती थी। सामूहिक नमाज, ग्रुप वाइज नमाज होती थी, जो कि आज भी मस्जिदों में होती है। तो मस्जिद तो आप, आई होप कि आपको पता ही होगा। अब हमें जानना है मंडी के बारे में। तो चलिए मंडी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादातर इस मंडी से ही आते हैं। अब आता है ये टॉपिक मंडी। मंडी क्या होती थी? मंडी में दुकानों की कतारें होती थी। क्या होती थी? जैसे दुकानों की कतारें, मतलब कि आप समझिए, जैसे यहाँ पर एक दुकान ये है, एक ये है, एक ये है, लाइन वाइज दुकानें हैं, पूरी लाइन से दुकानें हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यहाँ पर लाइन से बिल्कुल दुकानें होती थी। इसी को ही यहाँ पर दुकानों की कतारें कह रहे हैं कि दुकानों की कतारें थी, मतलब कि लाइन वाइज दुकानें थी। व्यापारों के आवास होते थे मंडी में। व्यापारों के आवास मतलब व्यापार जो करते थे उनके रहने की जगह भी। और कार्यालय होते थे, मतलब कि ऑफिस भी होते थे। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑफिस, कार्यालय होते थे मंडी में। अब शहर प्रशासन तथा विद्वानों के घर, और जो शहर प्रशासन थे और विद्वानों के घर जो है वो भी मंडी में होते थे। विद्वानों के घर शहर प्रशासन हो गए, जैसे नौकरशाह वगैरह, इन सब ये सब इनके घर भी होते थे। सामान्य नागरिक और सैनिकों के क्वार्टर और बाहरी घेरे में होते थे। जैसे कि ये मंडी है तो इसके जो बाहर का जो एरिया होता था उसमें जो है इनके सामान्य नागरिक के या फिर सैनिकों के क्वार्टर होते थे। प्रत्येक में अपनी मस्जिद, गिरजाघर, सिनेगोग्स, जिसको जैसे कि प्रत्येक में अपनी मस्जिद भी होती थी और गिरजाघर भी होते थे। और जैसे जो लोग अलग कास्ट के, उनके गिरजाघर भी होते थे। मुसलमानों के लिए मस्जिद होती थी। और जैसे सिनेगोग मतलब सभा स्थल भी कहते हैं उसको। स्नान घर, नहाने के लिए स्नान घर होते थे। ये सब चीज़ें इसमें होती थी। तो अब हमारा यहाँ पर टॉपिक आता है शहर के बाहरी स्थल में। तो शहर के जो बाहरी स्थल थे वहाँ पर क्या होता था? वहाँ पर शहरी गरीबों के मकान होते थे। जो गरीब होते थे उनके मकान होते थे शहरी गरीबों के। हरी सब्जी, फल के बाज़ार होते थे। शहर के बाहरी हिस्से की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर उस जगह में गरीबों के मकान, शहरी गरीबों के मकान, हरी सब्जी, फल के बाज़ार, काफ़िलों के ठिकाने भी वहाँ होते थे। अस्वच्छ दुकानें, जैसे कि चमड़े की, कसाई की या फिर रंगाई की, जिस अस्वच्छ दुकानें, जैसे गंदगी होती थी वो भी बाहरी होती थी। जैसे कि चमड़े की दुकान, कसाई या रंगाई की दुकान, ये बाहर होती थी। शहर की दुकानों के बाहर कब्रिस्तान और सराय होते थे। जो शहर की दुकानें थी उनके बाहर क्या होते थे? कब्रिस्तान वगैरह और सराय घर भी होते। तो कब्रिस्तान होते थे वहाँ पर बाहरी स्थल में, और सराय होते थे। कब्रिस्तान तो आप लोग जानते हैं। सराय क्या होते थे? सराय जैसे कि पहले होते थे, आजकल तो जैसे होटल होने लगे हैं, वहाँ पर कितनी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन पहले क्या होता था? सराय होते थे। वहाँ पर लोगों की ठहरने की जगह को कहते थे सराय, के लोग ठहर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं थी जैसे आजकल मिलती हैं। बहुत कम उनको सुविधाएं मिलती थी, लेकिन वहाँ पर लोग ठहरते थे, उसको सराय कहते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है वाणिज्य और व्यापार। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आप ये समझिए कि व्यापार क्या होता है। जैसे पाँच शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार था। तो क्या था कि इनका जो है खूब अधिकार था, उस पर वे कुछ भी कर सकते हैं। इनका उस पर जो है फुल अधिकार, जिसको कह सकते हैं फुल राइट था इनका। कहाँ पर? जैसे कि ईरानी जो व्यापारियों थे उनका, ईरानी व्यापारियों का बात कर रहे हैं। कहाँ पर? चीन पर, भारत पर और यूरोप के बीच के समुद्री व्यापार पर इनका एकाधिकार था। व्यापार मुख्य दो रास्तों से होते थे। जो व्यापार होते थे सिर्फ केवल दो रास्तों से किए जाते थे। जैसे कि लाल सागर पहला, और दूसरा है फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी से होते थे, यहाँ से गुजर के व्यापार किए जाते थे। अब यहाँ पर
ईरानी जो व्यापारी थे वहाँ पर मध्य एशियाई और चीनी वस्तुएं लाने के लिए बगदाद से होते हुए रेशम मार्ग से चीन जाते थे। तो क्या जो ईरानी जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, वो मध्य एशियाई और चीनी वस्तुएं लाने के लिए वो कहाँ जाते थे, बगदाद से होते हुए रेशम मार्ग में चीन जाते थे वो ये सब वस्तुएं लाने के लिए। इस्लामिक सिक्के वोल्गा नदी के आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में मिले हैं। जो कि इस्लामिक सिक्के थे वो वोल्गा नदी के आसपास के क्षेत्र में मिले थे। बाज़ारों में दास दासियां भी खरीदे बेचे जाते थे। तो क्या जो बाज़ार थे उसमें दास दासियां भी खरीदे बेचे जाते थे, मतलब जो दास थे उनको लोग खरीद लिया करते थे। जैसे दास होते हैं जैसे नौकर के रूप में, नौकर उनको सारी ज़िंदगी जैसे काम करवाना है उसको भी खरीद लिया करते थे दासों को। सोना जो है वो अफ्रीका से आता था, चांदी जो है मध्य एशिया से आते थे और जो कीमती धातुएं हैं सिक्के यूरोप से आते थे। जो कीमती धातुएं थी या सिक्के थे वो सब वगैरह यूरोप से आते थे। अब यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक आता है विद्या और संस्कृति। विद्या और संस्कृति के बारे में जानते हैं। ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका मुस्लिम विद्वानों ने कुरान का ज्ञान और पैगम्बर मोहम्मद के आदर्श को माना है। तो क्या हुआ था, जो ईश्वर की जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने क्या किया था, कुरान का जो ज्ञान था उन्होंने बोला था कि जैसे कि अगर हमें ईश्वर को पहचानना है तो हमें कुरान का ज्ञान को जानना पड़ेगा और पैगंबर मोहम्मद के रास्ते पर जो उन्होंने बताया है उस पर चलना पड़ेगा, जब ही हम ईश्वर को जान पाएंगे। मध्यकाल में उलमाओं ने अपने समय में कुरान पर टीका लिखने तथा मोहम्मद की प्रमाणिक उक्तियों और कार्यों को लेखन करने में लगाते थे। तो क्या करते थे, जो उलमा थे, जो मध्यकाल में जो उलमा थे उन्होंने क्या किया था, कुरान पे जैसे कमेंट्स करने पर और कुरान पर कमेंट्स करने पे लिखते थे वो, और जैसे ये हैं कार्यों को मोहम्मद के जो बताए हुए काम थे उनको सबको मतलब लिखने में अपना टाइम निकालते थे वो उलमा। शरिया आप समझते होंगे, शरिया कहते हैं, एक वर्ड आता है शरिया, वो होता है मुसलमानों को निर्देशित करने वाला कानून जो मुसलमानों को चलाता है। मुसलमान जो है शरिया पर चलते हैं। ये शरिया एक कानून है जिससे मुसलमान चलते हैं इसे पे शरिया के द्वारा। अब शरिया को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों और राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानूनों को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया गया। तो क्या हुआ था, जो कि शरिया था उसमें जो कि उसके जो रीति रिवाज थे उसके जो कानून थे, शरिया में कानून होते हैं, रीति रिवाज थे, उसको बताने के लिए, उसको ध्यान में रखने के लिए जो है आयोजित किया गया और कानूनों और राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानूनों को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया गया कि जो कि इसको ही मानना पड़ता था और इसमें थोड़े स्ट्रिक्टनेस रूल्स होते थे जिनको मानना पड़ता था मुस्लिम्स को। सूफ़ी लोग रहस्यवाद के ज़रिए खुदा अधिक गहरा और अधिक व्यक्त ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। जो सूफ़ी लोग थे वो ज़्यादा अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। समाज जितना भौतिक सुखों की ओर ललाचित होता था, जैसे हम समाज है, इस पॉइंट को समझिए, उतना सूफ़ी जो होते थे वो उतना ही संसार का त्याग करना चाहते थे। जैसे हमारा समाज है वो इसी तरफ भागता है कि अपने सुखों की तरफ, मतलब उसके पास खूब पैसा हो, वो कुछ भी कर सके, गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत चीज़ें हों। समाज यही चाहता है, अपने सुखों को बस उसको पूरा करने में वो लगे रहते हैं समाज जो है। लेकिन जो सूफ़ी हैं वो उसको उतना ही त्याग देते, वो नॉर्मल ज़िंदगी जीना पसंद करते थे और उनको इन सब से कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो उसको त्याग करना चाहते थे। अब 8वीं और 9वीं शताब्दी में तप तथा वैराग्य की प्रवृत्तियों, सर्वेशवाद और प्यार के विचारों द्वारा ऊंचा उठकर
रहस्यवाद की ओर पहुंचा। तो क्या हुआ था आर्टवेयर, इसको समझिए। तप आप जानते होंगे, तप क्या होता है। तप कहते हैं तपस्या को, और वैराग्य आई होप कि आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैं बताती हूँ। वैराग्य कहते हैं जैसे कि घर परिवार छोड़कर संन्यास लेना, इसको वैराग्य कहा जाता है। तो ये सब करना और इससे हटकर ऊंचा उठकर रहस्यवाद की ओर आना, ये सब हो गया था इसमें 8वीं 9वीं शताब्दी में। मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से मिलना चाहिए। लोग कहते थे कि उस टाइम यही होता था कि मनुष्य की जो आत्मा उसको परमात्मा से मिलना चाहिए। और कैसे मिलना चाहिए, कब मिलेगी, जब ईश्वर से ईश्वर से तीव्र प्रेम के ज़रिए किया जा सकता। तो लोग ये कहते थे आत्मा को परमात्मा से मिलना चाहिए। और अगर मिलना है तो कैसे मिलेंगे, किस ज़रिए मिलेंगे, कि जो बंदा ईश्वर से प्रेम करता होगा, अत्यधिक प्रेम करता होगा और उसको मानता होगा, उसका ईश्वर में विश्वास रखता होगा, तो वो ईश्वर से मिलन कर सकता है, मिल सकता है। सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला। तो जो सूफीवाद थे, सूफियों का सब कोई भी, एनी कास्ट, एनी रिलीजन, कोई भी बंदा उसमें सूफीवाद में आ सकता था बिना किसी प्रॉब्लम के। सबके लिए उसका द्वार खुला हुआ था। सूफीवाद लोकप्रिय हुआ। रूढ़िवाद इस्लाम को चुनौती दी। जो सूफीवाद थे वो लोकप्रिय था और रूढ़िवाद इस्लाम को चुनौती भी देता था। तो ये बस हमारा चैप्टर हो गया। अब लास्ट पॉइंट में बस यही बता रखा है कि इस्लाम को चुनौती दी, जैसे कि इस्लाम में कुछ बातें चित्र वित्र बनाने को मना था। वो लोग कहते थे कि गलत है, लेकिन वो उसको कहते थे नहीं, वो उसको चुनौती देते थे और वो लोकप्रिय था। इसमें बस इतना ही बता रखा है। अब मैंने आपको इस चैप्टर के पार्ट 4 भी ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा पार्ट 4 भी और चैप्टर भी। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट चैप्टर के साथ। Came all this way to see you.